हेलो एवरीवन, अगर आप सी-टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा। जैसा कि आपको पता है सी-टेट एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है। 2011 से लेके अभी तक का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का आप उठाकर देखेंगे तो हर एक साल कुछ ना कुछ पैटर्न बदला है क्वेश्चन पूछे जाने का। जैसे कि अगर 2011 में जीन पियाजे से कोई भी क्वेश्चन आता था तो सिंपली पूछा जाता था कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो उसका आंसर होता था जीन पियाजे। लेकिन अभी वर्तमान समय में पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल चुका है और थ्योरी के बिल्कुल डीप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के क्लास में हम इंटेलिजेंस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी कि बुद्धि वाले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं कि बदले हुए पैटर्न पर कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, आज का क्लास आप पूरा देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और टारगेट टीचर 68,500 चैनल पे पर डे सी-टेट के लिए 7 बजे शाम को एक स्पेशल क्लास आपको मिलने वाला है जो कि बहुत ही यूजफुल साबित होगा नए पैटर्न के लिए। तो सीधे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक एक प्रश्न से एक एक इंटेलिजेंस के थ्योरी को हम बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में समझेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो हावर्ड गार्डनर इसका सही आंसर हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इन्होंने बताया है कि बुद्धि कुल 9 प्रकार की होती है। शुरुआत में जब इन्होंने अपनी थ्योरी लिखी थी तो उस समय सिर्फ 7 बुद्धियों के प्रकार बताए थे, लेकिन सन 1998 में इन्होंने 8वां जोड़ा और सन 2000 में इन्होंने 9वां बुद्धि जोड़ दिया था, जो कि वर्तमान समय में कुल 9 बुद्धि इन्होंने बताए हैं। और जो हावर्ड गार्डनर हैं ये मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विलक्षण अलग योग्यता होती है, ठीक है, जो कि दूसरे से उसको अलग बनाती है। और इन्होंने जो 9 प्रकार बताए हैं इंटेलिजेंस के बुद्धि के, उसको भी एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहला इन्होंने बताया है भाषाई बुद्धि। ऐसी बुद्धि ये मानते थे कि जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी बच्चे के पास होती है, उसका भाषा पर, लैंग्वेज पर पकड़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो ऐसे लोगों की रीजनिंग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है संगीतज्ञ बुद्धि। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि संगीत में जिनका इंटरेस्ट या जिनका टैलेंट ज़्यादा अच्छा होता है तो संगीतज्ञ बुद्धि उसके पास होगा। नेक्स्ट है शारीरिक गतिक बुद्धि, जो कि एथलीट या कह सकते हैं स्पोर्टमैन के पास ऐसी बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि, ठीक है, जो भी लोग नक्शा वगैरह पढ़ सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, तो उनके पास होती है स्थानिक बुद्धि। चित्रकार वगैरह के पास भी स्थानिक बुद्धि होती है। नेक्स्ट आता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक दोनों अलग अलग हैं। छोटा सा एक अंतर है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस भी व्यक्ति या बच्चे के पास अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, वह दूसरों के बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से अंदाज़ा लगा सकता है। जैसे आप देखते होंगे कुछ लोग दूसरों के बारे में बहुत ही सटीकता से गेस कर लेते हैं कि वह इंसान क्या सोच रहा है या फिर क्या करने वाला है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक होते हैं जो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अंतरावैयक्तिक। ऐसे लोग, यानी कि इंट्रापर्सनल इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ऐसे लोग खुद के बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग आध्यात्मिक गुरु वगैरह बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रकृतवादी बुद्धि और अगला है अस्तित्वगत बुद्धि। तो यही 8वां है जिसको 1998 में जोड़ा गया था और अस्तित्वगत जो है 9वां है जिसको सन 2000 में जोड़ा गया था। तो पहले कुल 7 ही प्रकार थे। चलिए, तो ये आप समझ चुके होंगे, बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन भी इन्हीं से बनते हैं। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक से, और तीसरे नंबर पर है भाषाई बुद्धि। इन तीनों से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसको आप बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया होगा कि अंतर्वैयक्तिक क्या होता है और अंतरावैयक्तिक क्या होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक बच्चे ने दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस रूप को दर्शाता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक यह क्या होता है। इंग्लिश में आप इसको याद रखिएगा, हिंदी में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो आपको याद रखना है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल जो लोग होते हैं वह दूसरों के बारे में बेहतर ढंग से जानते हैं
और इंट्रापर्सनल जो होते हैं या खुद के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ कह रहा है दूसरे बच्चों के बारे में नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। तो बुद्धि के किस रूप को वह दर्शाता है? वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, जो दूसरों के बारे में जानता है बेहतर ढंग से। और ये जो दो टर्म्स हैं अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, ये दोनों हार्वर्ड गार्टनर के थ्योरी से हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और हाँ, क्लास आपको अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियोज़ बहुत ही कम मिलेंगे लेकिन एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो आप सभी को पता है IQ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MA/CA × 100, ठीक है, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर 16 वर्षीय बच्चा यानी कि वास्तविक आयु उसकी दी हुई है, ठीक, और उसका IQ भी कितना है? उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं। तो उसकी मानसिक आयु आपको निकालना है, यम में आपको निकालना है। IQ कितना है? 75। आपको यम में निकालना है, मानसिक आयु निकालना है। CA आपको पता है, वास्तविक आयु 16 वर्ष गुणे 100 कर देंगे आप, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। 12 इसका सही आंसर होगा। यही इसका फॉर्मूला होता है IQ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारे सामने है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः, यानी कि जो IQ होता है सामान्यतः किसके रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है? किस रूप में? तो पूर्ण रूप से, उच्च रूप से, मध्यम रूप से या कम से कम? तो यहाँ सही हो जाएगा उच्च। जो हमारा IQ होता है वो हम पढ़ाई में कैसा परफॉर्मेंस करने वाले हैं उस पर निर्भर करता है कि हमारा IQ जितना ही बेहतर होगा उतना ही कह सकते हैं कि छात्र उतना ही बेहतर विद्यार्थी होगा या उतनी ही बेहतर ढंग से वो चीज़ों को सीख पाएगा, पढ़ पाएगा। चलिए, तो IQ उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है आत्मबोध। गार्डनर का जो थ्योरी है मैंने आपको बताया 9 प्रकार है और 9 प्रकार में से उसमें जो है अंतःवैयक्तिक, ठीक है, जिसको इंट्रापर्सनल कहते हैं। तो इंट्रापर्सनल बुद्धि जिसके पास होता है वह खुद के बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से जानता है। तो यहाँ इंट्रापर्सनल यानी कि अंतःवैयक्तिक ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह कौन सा बुद्धि होगा? अंतःवैयक्तिक या इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्पीयरमैन की बौद्धिक परिभाषा में जी का क्या अर्थ है? ठीक है, स्पीयरमैन ने जो अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था इंटेलिजेंस पर, उसमें जो जी वर्ड है इसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ होता है जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धिमत्ता, ध्यान रखिएगा। अगला है, और यहाँ एक चीज़ और आप देख सकते हैं स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत है उसमें इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व माने हैं, जी फैक्टर और यस फैक्टर। तो जी फैक्टर यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य तत्व, और एस फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक, ठीक है। 2 प्रकार के फैक्टर हैं स्पीयरमैन के थ्योरी में, ध्यान रखना है आपको। जी का अर्थ होता है जनरल, एस का स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है? इन 4 ऑप्शन में से किसके अलावा, मतलब एक कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन सतत और व्यापक मूल्यांकन को सही साबित करते हैं? ठीक है, तो यहाँ जो है सही आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। ठीक है, यह जो सिद्धांत होता है यह कंप्यूटर आधारित होता है कह सकते हैं, और जब भी कंप्यूटर आधारित असेसमेंट होगा तो वह सतत और व्यापक मूल्यांकन वहाँ नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल हम CTET UPTET में OMR से हमारी कॉपी जचती है, ठीक है, तो OMR से कॉपी जचेगी तो एकदम नपा तुला हमें आंसर देना होगा और नपा तुला ही उसका हमें अंक भी मिलेगा। ठीक है, तो यह सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन उसको कहते हैं जब बच्चे के सर्वांगीण सभी पक्षों का
मूल्यांकन होता है, ठीक है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक सब कुछ। लेकिन जब OMR या कंप्यूटर आधारित कोई टेस्ट होता है तो उसमें सभी पक्षों का टेस्ट नहीं हो पाता है। तो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत जो है, इसके अलावा बाकी सभी सतत और व्यापक मूल्यांकन को समर्थित करते हैं, समर्थन प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से में संबंधित किया गया है। तो स्टेनबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत है, ठीक है, उसमें अवयभूत, आनुभविक और संदर्भगत ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन सामाजिक पक्ष नहीं है। तो यहाँ यही पूछा किसके अतिरिक्त, तो बी वाले यानी कि सामाजिक के अतिरिक्त, बाकी तीनों स्टेनबर्ग के थ्योरी से हैं। स्टेनबर्ग के का थ्योरी जो है आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है उसमें 3 उप सिद्धांत शामिल हैं, जिसमें से प्रत्येक एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि से संबंधित है। जो पहला है संदर्भगत उप सिद्धांत, ठीक है, जो कि व्यवहारिक बुद्धि या किसी के वातावरण में सफलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता से मेल खाता है। दूसरा है अनुभवात्मक उप सिद्धांत, जो कि रचनात्मक बुद्धि को दर्शाता है, ठीक है। तीसरा है घटकी उप सिद्धांत, जो कि विश्लेषणात्मक बुद्धि को बताता है। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि व्यवहारिक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि, और इसका उप जो सिद्धांत है वो है संदर्भगत, अनुभवात्मक और घटकी। तो ये जो 6 यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, जब भी ये 6 शब्द आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यह स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से है। अगला है हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह किस पर बल देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का मानना है, इनके थ्योरी का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विलक्षण योग्यता होती है, ठीक है। जो 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई है, तो बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति में 9 में से कोई एक स्पेशल बुद्धि हो सकती है। अगला है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है। CTET में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले एक आध क्वेश्चन आते थे इस टाइप के, अभी क्या है कि लगभग सभी क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के रूप में, एक कथन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिए। एक शिक्षिका है जो कि अपने शिक्षार्थियों, अपने स्टूडेंट्स की विभिन्न अधिगम शैलियों, ठीक है, जो उनके सीखने की शैली है उसको संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण यानी कि अलग अलग तरीके के कार्य का उपयोग करती हैं। वह किससे प्रभावित हैं, तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित हैं। हो सकता है शिक्षिका अगर किसी एक सिद्धांत से, एक अधिगम शैली से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती, तो गार्डनर के अनुसार तो हर एक बच्चे की अलग अलग बुद्धि होती है, तो एक शिक्षण पद्धति का यूज़ करेंगी अगर शिक्षिका, तो सभी बच्चे हो सकता है ना सीख पाएँ। लेकिन अलग अलग तरीका, अलग अलग जो टेक्निक है, शिक्षण पद्धतियां हैं, उसका यूज़ कर रही हैं, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो प्रभावित हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि का समर्थन करता है, बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यह एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि CTET में पूछा भी जा चुका है। अब इसको अगर एक्सप्लेन करें तो पूछा गया है कि कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो पहला ऑप्शन है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। यही आंसर सही हो जाएगा। बाकी के आंसर क्यों नहीं सही होंगे वो देख लेते हैं। बी ऑप्शन है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तो यह हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, इसमें सिर्फ 3 प्रकार है। नेक्स्ट है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक होती हैं। पदानुक्रमात्मक क्या होता है, जब सभी बुद्धियां एक ही बच्चे में क्रम से ऐसे हों, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, या फिर दाएं से बाएं की तरफ, तो वो हो जाएगा पदानुक्रमात्मक। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं कि कोई एक ही स्पेशल बुद्धि एक बच्चे में होगी,
ठीक है, और उसी से वह अपने ज़िंदगी में जो भी हासिल करता है सिर्फ उसी बुद्धि के अनुसार हासिल करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी है, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो सिर्फ एक सिद्धांत का अगर शिक्षक यूज़ कर रहा है, एक पद्धति का यूज़ कर रहा है, तो हार्वर्ड गार्डनर से वह बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने 9 अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं। और अगर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को कोई फॉलो करेगा टीचर, तो अलग अलग प्रकार से पढ़ाएगा, ना कि सिर्फ एक प्रकार से। तो डी भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी पहला सही हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ऑप्शन समझ में नहीं आता, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढते हैं, उससे अगर काम बन जाता है तो 3 ऑप्शन कट जाएंगे, जो एक बचेगा वही सही आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी अगर आपको थ्योरी पता है तो थ्योरी से जो मैच करेगा, आपको नहीं पता है तो जो मैच ना करे उसको कट कर दीजिए। जैसे यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा कट गया तो जो लास्ट में एक बचेगा वही सही आंसर हो जाएगा। ऐसा ट्रिक आप तब यूज़ कर सकते हैं जब क्वेश्चन का आंसर आपको ना पता हो। अगर आता है तो आप फटाक से टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन सा नहीं होगा? तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। भावनाओं की आलोचना यह इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है। बाकी भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये सब क्या है? भावनात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। तो यहाँ पूछा कौन सा संबंधित नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो पहला ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक, संसाधनपूर्ण या गणितीय बुद्धि। तो सही हो जाएगा, थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने नोट कराया था, व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस सही ऑप्शन होगा। जो स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है उसका एक रूप है व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। 13 का ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण यानी कि IQ का जो फॉर्मूला है सबसे पहले किसने दिया था? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने ने दिया था। CTET में 2014 में पूछा भी गया है। और अगर आपसे ये पूछे कि ये जो बुद्धि लब्धि शब्द है यह किसने दिया, तो यह दिया था, तो हो जाएगा विलियम स्टर ने बुद्धि लब्धि शब्द सबसे पहले दिया था। और सिद्धांत किसने दिया था? जो परीक्षण का नियम है वह अल्फ्रेड बीने ने दिया था। IQ का जो सिद्धांत अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, MA/CA × 100, यह फॉर्मूला किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो अंतःवैयक्तिक क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जो दूसरे के बारे में जानता हो। भाषिक बुद्धि यानी कि लिंग्विस्टिक, जिसके पास इंटेलिजेंस होगा वह क्या होगा? भाषा पर, लैंग्वेज पर उसका पकड़ अच्छा होगा। अंतरावैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल जिसमें होगा वह खुद के बारे में बेहतर ढंग से जानेगा। तो यानी कि तीनों होगा नहीं, यहाँ पायलट बनने वाली बात हो रही है, तो गतिक कौशल। ठीक है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होना चाहिए पायलट बनने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि, ध्यान से सुनिएगा, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक। ठीक है, दूसरे के इमोशन या खुद के इमोशन को बढ़िया ढंग से कौन जान सकता है? जिसके पास इंट्रापर्सनल या इंटरपर्सनल यानी कि अंतःवैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 हमारे सामने है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह कौन सा होगा? तो अगर आत्मबोध, या शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा, पहले भी हम देख चुके हैं, तो आत्मबोध के लिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, अंतःवैयक्तिक। अगला देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुबुद्धि
बुद्धि बहुआयामी है और इसके कई पहलू निहित हैं, इसमें कई पहलू निहित हैं। सी है, बुद्धि को केवल मानवकृत बुद्धिलब्ध परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। या फिर डी, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रकरण की गति, संवेदी, विभेदी आदि। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम मनोवैज्ञानिकों ने, जिन्होंने भी इंटेलिजेंस पर अपना थ्योरी दिया है, उनके अनुसार सही आंसर हो जाएगा 18 का बी। जो बुद्धि है बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं, ध्यान रखिएगा। इसी ऑप्शन को अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बुद्धि के बारे में। अगला है बुद्धि है, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है सामर्थ्यों का एक जो है समुच्चय है, एक सेट है कह सकते हैं, अलग अलग सामर्थ्यों का। सामर्थ्य क्या होता है? कैपेबिलिटीज। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में अगर समझे तो कह सकते हैं विराट कोहली में क्रिकेट खेलने का सामर्थ्य है। ठीक है, विराट कोहली में क्रिकेट खेलने का सामर्थ्य है, खली में रेसलिंग का सामर्थ्य है। वैसे ही और भी अलग अलग लोगों में अलग अलग सामर्थ्य होता है। तो बुद्धि क्या है? इन्हीं अलग अलग सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक गुच्छा है। चलिए, स्टेटमेंट याद रखिएगा ये वाला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो मैंने आपको बताया है जिसके अंदर भाषिक बुद्धि होगी उसका लैंग्वेज पर पकड़ स्ट्रांग होगा, तो भाषिक बुद्धि वाला दर्शाता है। कौन सा उदाहरण? ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। बी है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। सी है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। डी है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा सी, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, यही भाषिक बुद्धि को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का थ्योरी है वह क्या कहता है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण की सहायक नहीं है, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। डी है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो 21वें का सही आंसर हो जाएगा ए, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वह क्या मानता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, बुद्धिलब्धि आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, 22वें का सही आंसर हो जाएगा विलियम स्टर्न के द्वारा आईक्यू का अवधारणा दिया गया था। बुद्धिलब्धि जो शब्द हम यूज करते हैं वो विलियम स्टर्न द्वारा बताया गया था। देखिए इस टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी स्ट्रांग है ये अभी पता चल जाएगा। 23वां प्रश्न आप पढ़िए और इसका जो सही आंसर है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। कमेंट बॉक्स में किस लिए पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे आपको खुद पता चलेगा कि हाँ इंटेलिजेंस टॉपिक कितने अच्छे से आपने समझ लिया। क्योंकि ये जो 23वां क्वेश्चन है कई बार घुमा फिरा के आज के वीडियो में हमने 2-3 बार अलग अलग तरीके से पढ़ा है। सीटेट के बदले हुए पैटर्न पे ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो अगर इस प्रश्न का सही आंसर आप दे लेते हैं तो समझ जाइए सीडीपी में आपके 28-29 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है। हो सकता है 30 में 30 भी आपके आ जाएं अगर इसका सही आंसर आपने दे दिया तो। क्वेश्चन पढ़िए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त, ठीक है, निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त कौन सा विशेषता? ये जो विशेषता यहाँ दिया हुआ है, इससे युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? अब उस व्यक्ति की विशेषता क्या है? दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। जो बच्चा या जो इंसान दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से समझ लेता है और उस पर प्रतिक्रिया दे सकता है, तो उसमें कैसा इंटेलिजेंस होगा? अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक या प्राकृतिक? तो 23वां क्वेश्चन जो है आपके लिए क्लास वर्क है। कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट है, जरूर बताइएगा इसका सही आंसर। मैं भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर 23वें का। नेक्स्ट है 24, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो 24वें का सही आंसर क्या होगा? पैटर्न की खोज
कि एक तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। बी है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। सी है दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। या डी संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज़ के स्तर एवं ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, कैसे इंटेलिजेंस की, तो है तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं होंगी। तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पैटर्न को खोजने की एक एवं ध्यान एवं है एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, जिसमें होगी वही तार्किक गणितीय बुद्धि वाला कहलाएगा। 24वें का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है। तार्किक गणितीय बुद्धि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 25वें का सही आंसर हो जाएगा डी, बहुबुद्धि सिद्धांत से। जो तार्किक गणितीय बुद्धि है, इंटेलिजेंस, जो हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार बताए हुए हैं, उसी में से एक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक भी उसी में से एक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से वो प्रभावित होगी। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता जिसमें होगी, वह किस प्रकार का इंटेलिजेंस उसमें होगा। तो भाषाई इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, चलिए, जो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बोल सकता है, भाषा पर जिसकी पकड़ स्ट्रांग होती है, उसमें भाषाई बुद्धि होती है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो हर व्यक्ति में विविध प्रकार की योग्यताएं होती हैं, तो 28वें का बी सही हो जाएगा। वीडियो आपको, क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोई कमी हो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार हो सके। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो गिलफोर्ड ने कौन से बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो 29वें का सही आंसर हो जाएगा त्रिआयामी। त्रितंत्र और त्रिआयामी दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। त्रितंत्र स्टेनबर्ग ने दिया था, नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। त्रितंत्र सिद्धांत स्टेनबर्ग ने दिया था और त्रिआयामी गिलफोर्ड ने दिया था। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर गिलफोर्ड जो है, गिलफोर्ड, इसको पढ़ने में गिलहरी जैसा लग रहा है, ठीक है। और त्रिआयामी यानी कि आम, और गिलहरी क्या खाती है, आम खाती है। तो जब भी गिलफोर्ड और त्रिआयामी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि यह त्रिआयामी जब भी आएगा तो आप समझ जाएंगे कि गिलफोर्ड ने दिया था, और त्रितंत्र जब आएगा तो स्टेनबर्ग ने दिया था। ठीक, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। 30वां है, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। जो मूर्तिकार होते हैं उसमें कैसी बुद्धिमत्ता होती है। तो मैंने आपको बताया स्थानिक बुद्धि होती है। या क्वेश्चन पूछे कि मैप रीडिंग करना जिसको आता हो उसमें कैसी बुद्धि होगी, तो वो भी स्थानिक बुद्धि होगी। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन हमने किए और 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि इंटेलिजेंस टॉपिक को समझने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए होंगे। और CTET के अगर आपको नोट्स चाहिए, सभी सब्जेक्ट के सेलेक्टेड PDF नोट्स, सिर्फ 250, इसकी फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और इस नोट्स को 10 से 15 दिन भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम 100 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से अगर आप समय देंगे तो जाहिर सी बात है 120 कोई भी बहुत बड़ा बात नहीं है इन नोट से लाना। बहुत से लोग ऑलरेडी इस नोट को ले चुके हैं और कई लोग क्वालिफाई भी कर चुके हैं पिछले एग्जाम में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7 बजे शाम को।